नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र सरकार नई दिल्ली में आज वाणिज्य कोयला खदानों की नीलामी का 12वां चरण शुरू करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग देश के हर जिले में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र खोलेगा। बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में बैठक की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और चीन 2020 की गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद बिगड़े आपसी संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग का आज जम्मू कश्मीर में तेज बारिश और बर्फबारी का अनुमान। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी तेज बारिश की संभावना। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आज शाम नई दिल्ली में भव्य समापन होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार नई दिल्ली में आज वाणिज्य कोयला खदानों की नीलामी का 12वां चरण शुरू करेगी। प्रस्तावित खदानों में से 13 कोयला खदानों का पूरी तरह से, जबकि 12 खदानों का आंशिक रूप से पता लगाया जा चुका है। नीलामी का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करना है, जिससे ऊर्जा और औद्योगिक विकास में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। संसद ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने देश में बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में बैंक दबाव में थे और नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने पर एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली ढांचा तैयार किया गया, जिससे बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहे। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2014 से करीब 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ वसूली के लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधेयक में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद को एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। इसे त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि विधेयक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा और स्वरोजगार तथा छोटे उद्यमियों के विकास में सहायक होगा। साथ ही इसके माध्यम से सहकारी क्षेत्र में नवाचार तथा अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जो नाम रखा, उसके पीछे सहकारिता का दुनिया भर को आश्चर्यचकित करने वाला एक मॉडल और गांधी जी के सिद्धांतों से युक्त सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर ही प्रामाणिकता के साथ पूरा जीवन व्यतीत करने वाले एक व्यक्तित्व की भी इसमें बात आती है। पिछले सत्रों की सफलता के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आज कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय उम्मीदवारों के लिए वर्चुअल ओपन हाउस आयोजित करेगा और आपसी संवाद पर आधारित इस आयोजन में आवेदकों के जटिल प्रश्नों से जुड़ी अमूल्य जानकारी और उत्तर प्रदान करेगा। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नीति और प्रक्रिया संबंधी विषयों पर परियोजना प्रबंधन टीम और तकनीकी विशेषज्ञों का पैनल आवेदकों के प्रश्नों के उत्तर देगा। साप्ताहिक आधार पर आयोजित होने वाले ये ओपन हाउस आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में काम करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि एक नई पहल के रूप में देश के हर जिले में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित किया जाएगा। कल पटना में संवाददाताओं से बातचीत में महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोग ने इस नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 11 राज्यों में अब तक इस तरह के 23 केंद्र खोले जा चुके हैं। श्रीमती राहटकर ने कहा कि ये विवाह पूर्व परामर्श केंद्र विवाह करने वाले जोड़ों की मदद करेंगे। ये जो प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स है, इस सेंटर्स में इन सभी विषयों की चर्चा होगी, बात होगी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे अपनी जिम्मेदारी, अपना भविष्य को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उस तरीके से खुद को मोल्ड भी करेंगे। इस तरीके से प्रयास हमने किया है। श्रीमती राहटकर बिहार की 3 दिन की यात्रा पर हैं। वे आज वैशाली जिले में महिला आयोग जन सुनवाई में भाग लेंगी।
बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सांसद संजय जायसवाल के आवास पर बैठक की। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता ने बिहार के एनडीए सांसदों के साथ बैठक में भाग लिया। इस वर्ष के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक का उद्देश्य राज्य में गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय और बेहतर बनाना है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बैठक के दौरान बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि महाराष्ट्र के नागरिकों को 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी प्रक्रियाओं को संशोधित किया जाना चाहिए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अधिकतम उपचार उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं की धरती पर महाराष्ट्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 13 स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए, इस पर जोर दिया। राज्य सरकार का लक्ष्य सस्ती और आसानी से सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। अधिकारियों को व्यापक अध्ययन करने और कार्यान्वयन के लिए तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश फडणवीस ने दिया। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों से खराब हुए संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधों में तनाव से किसी भी पक्ष को लाभ नहीं होगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मतभेद विवाद नहीं और प्रतिस्पर्धा संघर्ष नहीं बननी चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में कल एशिया सोसाइटी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूंग वांग के साथ भारत चीन संबंधों पर बातचीत में ये बात कही। What happened in 2020 was actually very traumatic for the relationship. It wasn't just the bloodshed, it was the disregard of written agreements. Because this isn't a grey area we are talking about. I mean, the departure from the terms of what was agreed to was very sharp and very substantial. We are still dealing with some parts of this. But we also felt that the way forward was to find a negotiated outcome, and that's what we've been trying to do since 2020. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर से दोनों देशों के बीच संबंधों में कुछ सुधार हुआ है और दोनों देश अपने संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश कई मुद्दों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ दोनों देशों के बीच संघर्ष नहीं होना चाहिए। अमेरिका पर बातचीत करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आपसी व्यापार पर गहन चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को बढ़ाने और स्थिर तथा उचित ऊर्जा वातावरण सुनिश्चित करने पर भी भारत विचार कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके देश में प्रवेश करने वाले सभी आयातित वाहनों पर 25% सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की है। नए आयात कर 2 अप्रैल से लागू होंगे। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में तेज बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ इलाकों में आज गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। अगले 2 दिन में अरुणाचल प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने बताया कि अगले 3 दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और यनम के अलग-अलग हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। We are having thunderstorm activities, quite severe thunderstorm activity over the entire western parts of peninsular India, starting from South Konkan, Goa, South Madhya Maharashtra, interior Karnataka, coastal Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. विभाग ने अगले 2 दिनों में देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया है। इसके बाद 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा में लू की आशंका है।
और अब खेल समाचारों के साथ हैं जया भारती। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन आज शाम भव्य समारोह के साथ होगा। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण करेगा, जिसमें युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से भी शामिल होंगी। खेलो इंडिया मिशन के तहत प्रमुख पहल के रूप में पैरा गेम्स ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर अपने कौशल का प्रदर्शन करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है। 8 दिन की इस चैंपियनशिप में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, निशानेबाजी और टेबल टेनिस जैसे 6 खेलों में 1300 से अधिक पैरा खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस बीच पायल नाग दुनिया की एकमात्र चौकोनी पैरा तीरंदाज बन गई हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पायल ने अपने अनुभव साझा किए। मुझे तो आर्चरी के बारे में कुछ पता नहीं था। सर की ट्रेनिंग के वजह से ही आज मैं 2 गोल्ड मेडल ली हूँ और जो खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल भी ली हूँ। इधर इंडियन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला हैदराबाद में लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। वहीं भारतीय पहलवानों ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के दूसरे दिन भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। नीतीश ने कल जॉर्डन के अम्मान में देश के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता। अब सबका ध्यान आज से शुरू होने वाली महिला कुश्ती पर भी है, जिसमें 5 भार वर्गों में प्रतिस्पर्धा होगी। वहीं फीबा एशिया कप 2025 के लिए भारतीय पुरुष और महिला बास्केटबॉल टीमों ने कल सिंगापुर में अपने अभियान की शुरुआत की। पुरुष टीम ने क्वालिफाइंग ड्रॉ के पहले मैच में दक्षिण कोरिया की टीम को हरा दिया। वहीं महिला टीम को हांगकांग से 11 अंकों से हार का सामना करना पड़ा। उधर भारत की अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा और अभय सिंह इंडियन ओपन स्क्वैश के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अनाहत आज महिलाओं के सेमीफाइनल में पूर्व एशियाई चैंपियन जोशना चिनप्पा के साथ खेलेंगी। मैच शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। वहीं पुरुष सेमीफाइनल में अभय सिंह का सामना आज शाम 7:15 बजे मिस्र के करीमेल हम्मामी से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। जफरहत दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा मामले की खबर सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, जलते नोट सुलगते सवाल, उपायुक्त के नेतृत्व में पुलिस दल ने जज वर्मा की आवास पर की जांच। सेना को मिलेंगी अत्याधुनिक तोप। रक्षा मंत्रालय ने 6,900 करोड़ रुपए के सौदे के लिए किया भारत फोर्ज और टाटा एडवांस के साथ करार। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुला। समय से पहले गर्मी ने दी दस्तक। मार्च में पारा 40 डिग्री के करीब हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, लू के दिनों की संख्या दोगुनी होने की आशंका है। 4 धाम में अब यूट्यूबर्स और रील बनाने वालों की नो एंट्री रहेगी। पैसे देकर VIP दर्शन भी नहीं कर सकेंगे। दैनिक भास्कर की खबर है। हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी मजबूत हुई है रंगमंच की पकड़। मराठी, बंगाली और गुजराती भाषाओं में बढ़ रहे हैं रंगमंच के दर्शक। ये खबर अमर उजाला की सुर्खी बनी है। धन्यवाद निखिल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार नई दिल्ली में आज वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी का 12वां चरण शुरू करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग देश के हर जिले में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र खोलेगा। बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सांसदों ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में बैठक की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और चीन 2020 की गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद बिगड़े आपसी संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग का आज जम्मू कश्मीर में तेज बारिश और बर्फबारी का अनुमान। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आज शाम नई दिल्ली में भव्य समापन होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।